मैं से पहले हम आता है। फैमिली की खुशी और ज़रूरत को पर्सनल विशेस से ऊपर रखना चाहिए। बड़े डिसीजंस जैसे करियर, मैरिज और घर खरीदना मिलकर लिए जाते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हर फैमिली मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। बच्चों से उम्मीद होती है कि वो पढ़ लिख कर स्टेबल करियर बनाए। साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मुश्किल वक्त में फैमिली ही पहला सपोर्ट सिस्टम होती है। अपने लोगों के साथ खड़े रहना एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। मेहनत करो और पढ़ो लिखो और अच्छा करियर बनाओ। अतिथि देवो भव, ये सोच भी हर घर में आपको दिखाई देती है। संस्कार और परंपरा, फैमिली की पहचान और वैल्यूज को बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स को निभाना और मुश्किल वक्त में साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली बॉन्ड्स को लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के रूप में देखा जाना चाहिए। हम जो भी करते हैं बच्चों के भले के लिए करते हैं। मुझे प्यार मिलता है लेकिन मेरी चॉइसेस और फीलिंग्स को भी समझे कोई। सबकी जिम्मेदारी मेरी है पर मेरी टेंशन कोई नहीं समझता। तो ये सारी बातें आपने भी कभी ना कभी अपने घर में सुनी होंगी। अपने किसी बड़े को बोलते हुए सुना होगा, बुजुर्ग को बोलते हुए सुना होगा। क्योंकि ये सारी बातें हमारे इंडियन फैमिलीज़ की वैल्यूज़ मानी जाती हैं कि ये सब तो सबको फॉलो करना ही चाहिए। हर एक परिवार को, हर एक मेंबर को फॉलो करना चाहिए, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सिखाते हैं कि ये सारी बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि उनका भी पर्सपेक्टिव होता है, वो भी चाहते हैं कि जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो उनकी अगली पीढ़ी है, वो भी सारी मिलजुल के रहे और प्रेम पूर्वक रहे। लेकिन क्या हर कोई इन वैल्यूज़ को फॉलो कर पाता है? और अगर करते भी हैं तो फिर इतना सब होने के बाद, आपने जैसे कई इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, आपने ऐश्वर्या राय का एक पुराना इंटरव्यू भी देखा होगा, जिसमें जब उनसे जो इंटरव्यूअर हैं वो पूछते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो, मतलब वो थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में उनको पूछते हैं, लेकिन वो उसी तरीके से उनको जवाब देती हैं कि एटलीस्ट हमें अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। और ऐसे आपको आज भी इंडिया में कई सारी जॉइंट फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी। गांव में अभी भी बहुत से परिवार, लगभग हर परिवार गांव में मिलजुल के रहते हैं, जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। ये अलग बात है कि जॉब के चक्कर में बहुत से लोगों को अब गांव से बाहर जाना पड़ता है और फिर वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं, जिसमें माता पिता और 2 बच्चे होते हैं। बाकी जो बुज़ुर्ग होते हैं या बाकी फैमिली होती है वो गांव में रह जाती है, घर पे रह जाती है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास इतने लोग होते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, भतीजे, मतलब चाचा ताया, पता नहीं कौन कौन है ना, सब होते हैं। फिर भी हम लोग लोनली क्यों फील करते हैं? मतलब अकेला होना अलग बात है, कि आप अकेले रह रहे हो वो अलग बात है, और कुछ लोग अकेले रह के खुश भी रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो अकेला है वो खुश नहीं है। लेकिन अकेलापन, लोनलीनेस, वो अलग चीज़ आ जाती है। तो इतने सारे लोग जब आपके आसपास हैं, फिर भी अगर आपको अकेला महसूस हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? वैसे तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन वो क्यों हो रहा है? और आप देख रहे होंगे कि पहले भी ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन पहले जो लोग होते थे, एक ही परिवार के जैसे लोग होते थे, तो कमाने वाला 1 या 2 होते थे और बाकी सारे परिवार के लोग, खासकर महिलाएं, घर के कामों में, ज़मीन के कामों में, कृषि, ये सब में, पशुपालन में व्यस्त रहती थी। तो शायद उनको पता भी नहीं चलता था इन चीज़ों का, क्योंकि वो घर की जिम्मेदारियों में ही इतना खो जाते थे। लेकिन अब लोग फील करने लगे हैं कि उनको अकेलापन फील होता है। ऐसा नहीं कि अब उनके पास काम नहीं है, काम बहुत है, लेकिन फिर उनको अकेला क्यों फील होता है? इतने सब लोग जब आसपास है, बात करने के लिए इतने लोग हैं, फिर भी उनको अकेला क्यों फील होता है? तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली चंदेल और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और हर किसी फैमिली मेम्बर का और जनरेशन के हिसाब से भी हर किसी के पर्सपेक्टिव से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अकेलापन क्यों महसूस करते हैं। सबके होते हुए भी उनको अकेलापन क्यों फील होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे इंडिया में भी इतनी पॉपुलेशन, तो आपको पता है कितनी हो चुकी है,
लेकिन फिर भी एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने सुसाइड केसेस आ रहे हैं। मतलब लोग अपनी दिल की बात भी अपने अपनों को नहीं कह पाते हैं। तो ऐसा क्यों है, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। घर में इतने लोग हैं फिर भी हम लोनली क्यों हैं? तो आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि वैसे तो हम लोग सारे आजकल कितने कनेक्टेड हैं। पहले तो अगर बड़े पहले की बात करी जाए तो फ़ोन्स भी नहीं होते थे, चिट्ठी लिख के एक दूसरे को कांटेक्ट करते थे या किसी के थ्रू मैसेज भिजवाते थे कि उसको ऐसा बता देना कि मैंने ऐसा बोला है। मतलब कुछ भी है, अपनी इन्फॉर्मेशन मैसेज किसी न किसी तरह से पहुंचाते थे, ठीक है। उसके बाद वो लैंडलाइंस आ गई, तो फिर किसी किसी के घर में होती थी, सबके घर में तो वो भी नहीं होती थी। तो फिर चलो धीरे धीरे एक हो जाती थी, बात हो जाती थी कि हाँ सब ठीक है, कैसा है। और अब तो हर किसी के पास फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो सिर्फ वॉइस नहीं, अब तो वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। तो मतलब कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग पहले से ज़्यादा लोनली फील करते हैं। हम व्हाट्सएप पर भी ऑनलाइन रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स भी होते हैं। लेकिन फिर भी जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो मतलब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमारे आसपास हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे इतने दोस्त हैं, ये सब है, लेकिन कोई समझने वाला है ही नहीं। और वो उनको हमेशा से फिर ये रहता है कि काश कोई ऐसा होता कि जो उनको समझ पाता। तो ये आपको अजीब बात नहीं लगती क्या कि इतने लोगों के बीच भी ऐसा फील हो रहा है, वो भी अपने लोगों के बीच? क्योंकि वेस्टर्न फैमिलीज में तो हम बोल देते हैं कि उनकी तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, 4 लोग तो होते हैं एक परिवार में, तो सब अपने अपने में हो जाते हैं, कुछ भी तो उनके पास कोई होता नहीं है बातचीत करने के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग भी जब बाहर जाते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जब जाते हैं, कहीं कोई जाते हैं, तो उनकी यही कंप्लेंट होती है कि वहाँ पे कोई बात करने के लिए होता ही नहीं है। तो वहाँ तो हम ठीक है बोल देते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कल्चर है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स जैसे अलग ही रहते हैं, या कुछ तो बुज़ुर्ग जो है वो बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, उनका तो आगे पीछे देखने वाला भी कोई नहीं होता। तो उनका तो समझ आ जाता है कि उनको अकेलापन फील हो रहा है। कुछ लोग तो चलो उसमें खुश होंगे क्योंकि कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। लेकिन जिनको बातचीत करने के लिए कोई चाहिए, जिनको अकेले रहना पसंद नहीं है या जो अकेले रहने से डरते हैं, उनके लिए तो हम रीज़न दे सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा कल्चर है तो उनको ऐसा रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो जो ठीक है शहरों में रह रहे हैं, मतलब समझ लो जिनके बच्चे शहरों में रह रहे हैं, जो खुद गांव में रह रहे हैं, उनका फिर समझ आ जाता है कि उनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन फिर भी गांव में आपको पता है कि चहल पहल रहती है। लेकिन जो लोग एक साथ रहते हैं, पूरा परिवार 5-10 लोग एक साथ रहते हैं, उनमें फिर ये इशू क्यों आता है? ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि 4 लोग हैं, कितना ही बात करेंगे, क्या ही बात करेंगे। यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, इवन गाँव के आसपास के इधर उधर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें अकेलापन क्यों फील होता है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अकेलेपन में और अकेले रहने में फ़र्क होता है। अकेला इंसान भी खुश हो सकता है और भीड़ में रहता हुआ इंसान भी अकेलापन फील कर सकता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई। पर ये लोनलीनेस आती कब है, क्यों फील होती है? ये तब फील होती है जब हमें लगता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमें समझ नहीं पा रहे। चाहे हम कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे। और इसी सिचुएशन में फिर लोनलीनेस, अकेलापन फील होता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग जनरेशन में ये चीज़ आ रही है कि हमें सिर्फ हमारी जनरेशन को लोनली फील होता है। बुजुर्ग हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चे भी हो गए, उनको भी अकेला फील होता है। इवन बच्चे तो आजकल 1 मिनट के लिए क्या 1 सेकंड के लिए बोर नहीं हो सकते। उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अदरवाइज वो बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, अगर कुछ और नहीं मिल रहा है तो हमें फ़ोन दे दो, हमें फिर या तो स्नैक्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते खुद को। उनको कोई खेलने के लिए नहीं मिलता तो वो बोर होने लगते हैं। मतलब बच्चों में भी अकेलापन है, बाकी तो छोड़िए आप, बच्चे भी अकेलापन फील करते हैं। और मुझे कोई समझता नहीं है, ये प्रॉब्लम आजकल लगभग हर इंडियन फैमिली में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है?
जनरेशन गैप, जैसे सभी कहते हैं कि, जैसे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि इस जनरेशन के बच्चों को क्या ही समझाएंगे, ये समझते ही नहीं है। हमने ये देखा है, हमें एक्सपीरियंस है, तो वो अलग चीज़ है। और बच्चों को लगता है कि हमारी जो ओल्ड जनरेशन है वो हमारी सिचुएशन नहीं समझ पा रही है, तो जनरेशन गैप तो आता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने एक अलग इंडिया देखा, हमारे पेरेंट्स ने अलग इंडिया देखा, और अब हम एक अलग इंडिया में जी रहे हैं, और सबकी प्रेफरेंसेस भी अलग हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारी जनरेशन के लिए हैप्पीनेस और फ्रीडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि जो जिसने देखा है वो उसी हिसाब से बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हर जनरेशन ये मानने लग जाती है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, सिर्फ वही सच है। मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो जो हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वही सच है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कम्युनिकेशन कम हो जाता है, आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, जजमेंट्स बढ़ जाते हैं, और फाइनली धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है, क्योंकि कोई किसी से कोई बात शेयर कर ही नहीं पाता, क्योंकि सब ये सोचने लगते हैं कि हम बोलेंगे भी तो सामने वाला समझेगा तो है नहीं। मतलब पेरेंट्स फिर भी बोल देते हैं ये आपने देखा होगा, पेरेंट्स फिर भी बोल देते हैं कि हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे एक टाइम के बाद बोलना, मतलब समझ अपना पर्सपेक्टिव रखना या तो छोड़ देते हैं, या तो फिर उनमें वो रेज सा आ जाता है, गुस्सा भर जाता है कि मैं इतना, मतलब मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है, ये तो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, फिर भी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ रहे। तो फिर वो धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाती है, और फिर हम यही इमोशनल स्टेबिलिटी बाहर खोजने लग जाते हैं। तो कईयों को तो दोस्तों में ऐसा कोई मिल जाता है, क्योंकि जब दो लोगों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोगों को कुछ रिश्तेदारों में वैसे कम मिलती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं तो जो जिन्होंने सेम चीज़ें देखी होती है तो वो समझ पाते हैं उस चीज़ को, तो कईयों को वैसे मिल जाते हैं। और कुछ लोग फिर लव अफेयर्स में वो चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो इस तरह का हो कि हमें समझ पाए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, हमारे इमोशंस को समझ पाए। तो हम वो चीज़ें फिर बाहर ढूंढने लगते हैं, और इसी चक्कर में फिर धोखे भी खाते हैं, चाहे दोस्तों से, चाहे प्यार में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे जहाँ मर्जी। तो क्योंकि धीरे धीरे वहाँ भी उनको लगता है कि ये भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कुछ लोग पहले प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे उनमें से भी कुछ ही रिश्ते टिक पाते हैं। तो चलिए अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर जनरेशन या हर रिश्ता आखिर चाहता क्या है, कि उसको क्यों लोनली फील होता है, और उसको ऐसा क्या चाहिए कि जिससे उसको अच्छा फील हो, वो खुश रहे। तो सबसे पहले जानते हैं दादा दादी का, ग्रैंड पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, उनको क्या लगता है। अब आप खुद सोचिए, एक टाइम है जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, या सारा घर आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है, आपसे सलाह लेता है, आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता है। और धीरे धीरे फिर समझ लो आपके बच्चे समझ लो, या आपकी नेक्स्ट जनरेशन समझ लो, वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ये इतनी समझदार हो चुकी है कि शायद वो अब आपसे उतनी सलाह नहीं लेते। तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स को लगने लगता है कि अब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची है, उनसे कोई पूछता ही नहीं है, उनसे कोई सलाह लेता ही नहीं है। फिर उनको क्या दिखता है कि बच्चे फोन्स में बिजी हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो जॉब्स में बिजी हैं, और कई बार फिर उनकी बातों को ओल्ड फैशन समझ के इग्नोर कर दिया जाता है। उनके पास कहानियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उनको बैठ के सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो तो स्मार्टफोन चलाते नहीं है, मतलब आगे की जनरेशन चला रही है, कुछ कुछ चलाते भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो स्मार्टफोन्स चलाते हैं नहीं,
कुछ कुछ टीवी देख लेते हैं, लेकिन टीवी भी पूरा दिन तो देखेंगे नहीं, थोड़ा टाइम इधर उधर निकाल लेते हैं। लेकिन उनको चाहिए क्या कि कोई थोड़ी देर बैठ के, साथ में बैठ के उनसे बात करे, उनकी बातें सुने और उनको समझने की कोशिश करे। मतलब उनको बस एक इमोशनल कम्युनिकेशन चाहिए। और जब उनको ये नहीं मिलता है तो फिर उनको लगता है कि मेरा परिवार साथ में है, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन मैं फिर भी अकेला हूँ। तो अब बात करते हैं फैमिली के पिलर की, यानी फादर की। तो इंडियन फादर्स शायद पूरी फैमिली में सबसे साइलेंट सफरर्स होते हैं, जिनके पास सब लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। सारा परिवार आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये प्रोवाइड करवा दो, कुछ भी है। लेकिन वो किसी के पास नहीं कह सकते ये चीज़ें। तो उनको जॉब का प्रेशर अलग से होता है, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे होते हैं, उनका प्रेशर अलग से होता है, बच्चों के करियर की टेंशन अलग से होती है, EMIs का प्रेशर, और ऊपर से उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये बोलते हैं लड़कों को, जब लड़के रो रहे होते हैं, छोटे बच्चे लड़के रो रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि तू लड़का है, तू रोता, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। और ये अभी भी चलती हैं, ये चीज़ें अभी भी बोला जाता है। तो उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने शो नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप कमज़ोर दिखोगे, जो कि वैसे गलत चीज़ है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके अगर अपने आसपास हैं तो आप उनको बताइए, चाहे आप मर्द हो औरत हो, जो मर्जी हो, आप बताइए कि मुझे ये दिक्कत है। अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से क्या पता आपको सॉल्यूशन मिल जाए, सामने वाला आपको सॉल्यूशन दे दे। लेकिन अगर आप खुद तक ही रखोगे और आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा प्रॉब्लम का, तो वो चीज़ तो आपको अंदर अंदर खाएगी ना, वो चीज़ बढ़ती जाएगी। लेकिन इंडियन फैमिलीज़ में यही सिखाया जाता है कि तुम्हें अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं दिखानी है, नहीं तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। और फिर इसी चक्कर में वो अपना स्ट्रेस जो है अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। सब कुछ फिर उनके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए। तो फिर फादर्स के मन में एक सवाल आता है कि मैं सबकी सुनता हूँ, पर मेरी सुनने वाला कौन है? सब लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम किसको बताऊँ? क्योंकि जब तक वो बताने की सोचेंगे भी, तब तक बाकी लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं तो उनको लगता है कि अब मैं क्या ही बताऊँ, तो इनका सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूँ पहले। तो फिर वो जब अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो इस कारण फिर लोनली फील करते हैं, भले उनका पूरा परिवार उनके साथ हो। अब जानते हैं मदर के पॉइंट से, हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसको सबकी फिक्र रहती है, जिसको सबकी पसंद नापसंद, किसने खाना खाया, दवाई ली, किसका बर्थडे कब आता है, मतलब उनको हर चीज़ की फिक्र रहती है और हर चीज़ वो याद भी रखते हैं, क्योंकि उनका मोटिव होता है कि उन्हें अपने परिवार को जोड़ के रखना है और खुश रखना है। और अपनी प्रॉब्लम्स याद रखने के चक्कर में वो कभी कभी अपनी फीलिंग्स को भूल जाती है, कभी कभी क्या वो फिर अपनी प्रॉब्लम्स को साइड कर देती है। और इन सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि औरत को जो है वो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, उनको सहना पड़ता है। उनको दूसरे घर जाना होता है, अपना घर तो कोई भी नहीं माना जाता उनका अनटिल एंड अनलेस उन्होंने खुद से बाई ना कराओ। इसलिए आजकल ज़्यादातर फीमेल्स हैं वो खुद का घर लेना चाहती हैं, ताकि वो किसी घर को तो अपना घर बोल सके। और फिर दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते करते, उनकी चीज़ें याद रखते रखते, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक वाइफ या फिर डॉटर इन लॉ या फिर माँ की रह जाती है। उनकी खुद की आइडेंटिटी कहीं छिप जाती है। और शायद यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ कमाने की कोशिश करती हैं, ताकि उनको ज़िंदगी भर ये ना सुनना पड़े कि तुम करती क्या हो घर पे रह के, कमाता तो मैं हूँ, कमाने तो मैं जाता हूँ। तो इसलिए शायद आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ कमाना चाहती हैं अपना खुद से, और सबका ख्याल रखते रखते कई बार फिर वो अपने परेशानी को, अपनी गम को अपनी स्माइल के पीछे छुपा देती हैं, ताकि सबको ये लगे कि सब ठीक है, वो ठीक है। लेकिन फिर उनके दिल में भी एक सवाल होता है कि मैं सबके लिए हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन है? तो अब जानते हैं कि आज का यूथ क्यों लोनली फील करता है, पूरी जॉइंट फैमिली के साथ रहने के बाद भी। और सबसे ज़्यादा लोनलीनेस आजकल शायद यूथ में ही दिख रही है,
क्योंकि पेरेंट्स जॉब में बिजी हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स किसी तरह से अपना टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन के दिमाग में क्या चलता है? करियर का प्रेशर, हर जगह कंपैरिजन, जो आपने देखा होगा कि शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया शर्मा जी का बेटा ये बन गया, तो तुम भी कुछ करो। तो कंपैरिजन चलता है, फिर उस पर नमक मिर्ची डालते हैं सोशल मीडिया। फिर रिलेशनशिप्स का अलग प्रेशर, क्योंकि वही है, जब आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप बाहर ऐसा इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको समझ सके, आपको मतलब वो प्यार दे सके। फिर वो बाहर वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर रिलेशनशिप्स, उनकी सच्चाई भी आपको आजकल पता है। ज़्यादातर लोग आते हैं सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए, चाहे वो इमोशनली हो या किसी भी तरीके से हो। तो और इसी चक्कर में फिर धोखे भी मिलते हैं या वो प्रेशर अलग से बढ़ जाता है। हमें अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं होने देना है, तो रिलेशनशिप का अलग से प्रेशर आ जाता है। पीयर प्रेशर अलग से होता है, दोस्तों ने ये कर लिया, किसी ने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कामयाब हो गए, सबका या किसी का अच्छा रिलेशन चल रहा है, या किसी ने शादी कर ली, किसी ने बच्चे, किसी के बच्चे भी हो गए। और अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर वो पीयर प्रेशर अलग से होता है। और फिर चाहते हैं बहुत सारी हैं, क्योंकि सबको होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं जब कमाऊंगा या कमाऊंगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगी। सबकी एक चेकलिस्ट होती है। लेकिन फिर जब वो चेकलिस्ट पूरी नहीं हो पाती है, किस कारण? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के कारण। क्योंकि जॉब्स का भी वही सीन है आजकल, आपको पता है, और हर कोई जॉब चाहता भी नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर टाइम लगता है, उन चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये आप हर किसी को नहीं समझा सकते हो। तो फिर वो फाइनेंशियल जो बर्डन होता है, स्ट्रगल होता है, वो अलग से होता है, उसका प्रेशर अलग से होता है। कंपटीशन इतना है, और आप जैसे ही सोशल मीडिया को खोलोगे तो आपको किसी ना किसी का मिल जाता है कि इस बच्चे ने पेरेंट्स के नाम के साथ गांव के या शहर के नाम के साथ मिल जाता है कि ये बच्चा ये बन गया, ये बच्चा वो बन गया। तो फिर हमें लगने लगता है, मतलब हमारी जनरेशन को लगने लगता है कि हम पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए। तो वो सारी चीज़ें और प्रेशर क्रिएट करती है। तो जो आप काम कर भी रहे होते हो तो उसमें भी फिर आपको लगता है कि मेरा कब होगा, मैं कहाँ रह गया, मैं कहाँ रह गई। और ऐसा नहीं है कि यंग लोग अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को ये बातें शेयर नहीं करना चाहते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको कितना प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन वो नहीं बता पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है, उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हम बताएंगे तो क्या वो समझ पाएंगे, या फिर वो भी सिर्फ हमें जज करेंगे बाकी सोसाइटी की तरह कि इसका कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जैसे कुछ लोग बोल भी देते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, या मुझे डिप्रेसिव फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अपनी जो दिक्कत है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। मुश्किल से कोई होगा जो उस चीज़ को समझता होगा और उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश करता होगा। अदरवाइज जो हमारी पहले की जनरेशन है, क्योंकि उनको खुद को भी होगा फिर भी उनको पता नहीं होता है, तो उनका बोलना होता है कि ये क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, आप लोगों का अलग ही चल रहा है, आप लोगों को कोई काम नहीं है, बेले रहना आप लोगों ने, ये नहीं करते तुम लोग, वो नहीं करते, तो फिर तुम्हें यही सब फील होगा, तो कुछ करो, फिर ऐसा कुछ नहीं लगेगा। मतलब ये आपको सुनने को मिल जाएगा। 100 में से 95% पेरेंट्स ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। मुश्किल से 5% होंगे जो अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे और उसको उस तरह से समझाएंगे। अदरवाइज यही सुनने को मिलेगा कि ये क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, तुम लोगों को अलग ही चल रहा है, हम लोगों ने भी ये स्ट्रगल करा है, हम लोगों ने भी तुमसे 100 गुना चीज़ें देखी है, तो हमें तो नहीं हुआ कभी, तुम लोगों को कहाँ से हो गया। तो फिर सबको पता होता है कि पेरेंट्स से यही सुनने को मिलेगा, तो फिर वो बातें नहीं बता पाते और वो चीज़ें फिर अंदर ही अंदर खाती हैं और वो एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता जाता, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, बंदा डिप्रेसिव फील करता है फिर, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो किसको बताए, कौन उसको समझेगा और उसको जज नहीं करेगा। अब अगर डॉटर्स की बात करी जाए तो उनके सामने फिर डबल प्रेशर होता है,
करियर का अलग, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी बनना है। पूरी ज़िंदगी ये नहीं सुनना है कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, तुम घर पे बैठ के क्या कर रही हो, कमा तो हम रहे हैं। उनको ये नहीं सुनना है। तो करियर का प्रेशर अलग से है कि इंडिपेंडेंट बनना है, और शादी का प्रेशर अलग से हो जाता है एक एज के बाद, कि क्योंकि सारे बोलने लगते हैं फिर कि लड़की बड़ी होगी, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे, अब कर लेनी चाहिए शादी, करियर बाद में बनता रहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो करियर का तो है ही है, साथ में फैमिली प्रेशर अलग से आ जाता है, चाहे वो शादी कर लेके हो या किसी और चीज़ को लेके हो। तो फिर कई बार उनकी चॉइसेस को समझा नहीं जाता है। जैसे कि मैंने बोला, सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अब समझने लगे हैं, तो वो फिर उनको सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम करो, जब तुम्हें शादी करनी होगी तुम तब करना। भले ही सोसाइटी फिर उसमें वो तड़का लगा रही हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, लेट हो जाता है, बाद में ऐसे फिर रिश्ते नहीं मिलते हैं जो अभी मिल रहे हैं, और इस बात में सच्चाई हो भी सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आपके लिए बना होगा वो आपको मिल जाएगा, ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से आपको मिलवा ही देगा। तो फिर कुछ ही पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को समझ पाते हैं, और मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो सोसाइटी की बातों को सुन के फिर अपनी डॉटर्स पे वो प्रेशर डालते हैं कि या तो कुछ जॉब कर लो जल्दी से, या तो फिर शादी कर लो। उनके पास सिर्फ चॉइसेस दी जाती है कि तुम या तो ये चुनो या तो ये चुनो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और फिर ऐसे प्रेशर के चलते या तो कुछ लड़कियां फिर एक्सेप्ट कर लेती हैं सिचुएशन को, और घर वालों की, सोसाइटी के प्रेशर में आके करियर को छोड़ के शादी कर लेती हैं, या तो फिर कुछ इतनी रिबेलियस हो जाती हैं कि वो यही डिसाइड कर लेती हैं कि हमें शादी करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। और कुछ इस हद तक रिबेलियस हो जाती हैं कि मुझे टाइम दो, मुझे जब शादी करनी होगी मैं कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपना करियर बनाना है। और फिर ऐसी लड़कियों को आपको पता ही है सोसाइटी में क्या बोलते हैं कि अपनी मन की करती है, ज़िद्दी है, ऐसे ही पेरेंट्स की बात नहीं मानती है, 100 चीज़ें बोली जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका भला आपको पता है, और किसी के प्रेशर में आके तो ये चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको खुद को लगता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल चुका है और आप उसके बाद भी अपने करियर पे अच्छे से फोकस कर सकते हो, अब करो। क्योंकि अच्छे पार्टनर भी मतलब मिलना मुश्किल की बात है, मुश्किल से मिलते हैं आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नहीं मिलते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन प्रेशर, ये चीज़ें प्रेशर में आके नहीं होनी चाहिए कि मुझे अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर ये करना पड़ रहा है। हाँ, ये भी मानना होता है कि कई बार शादी के बाद ज़्यादा बेटर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आप वो उसको धकेल नहीं सकते हो कि हाँ तुम ये करो ही करो, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। उसके बाद जो मर्जी तो होता नहीं है, उसके बाद भी फिर आपको अगली फैमिली की सुननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो फिर जब डॉटर को लगता है कि बाकी सोसाइटी को तो छोड़ो, उसके खुद के पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, उसकी खुशी किस चीज़ में है, बल्कि उल्टा उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो फिर वो भी इमोशनली उनसे दूर, डिस्टेंट होना शुरू हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं समझ रहे हैं तो मैं किसको बताऊं। और फिर यही चीज़ें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस ये क्रिएट करती हैं। लेकिन उसको भी हम नहीं समझा सकते अपने पेरेंट्स को, हर कोई क्योंकि नहीं समझेगा जब तक कि उन्हें उसका फिजिकल डैमेज ना दिखे, फिजिकल रिजल्ट ना दिखे कि उनके बच्चे की फिजिकली कुछ गलत हालत हो चुकी है, तब तक नहीं समझते हैं भाई। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन बहुत कम लोग समझते हैं। अब देखा जाए तो मैरिड कपल्स भी लोनली फील करते हैं, भले ही वो एक साथ रह रहे हैं, एक बेडरूम में रह रहे हैं, एक बेड पे सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोनली फील करते हैं। क्योंकि शादी से पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साथ रहेंगे, अच्छा सा, मतलब वो फिल्मी सी ज़िंदगी वो सबने इमेजिन करी होती है। लेकिन शादी के बाद रियलिटी कुछ और होती है, भले वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। जब तक आप किसी के साथ नहीं रहते तब तक आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती। आप किसी, मतलब सोचो, किसी के साथ अपना रूम शेयर करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है लड़के पे अलग से, कि अब उसको वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो खुश रहे, उसके परिवार में एडजस्ट हो जाए। और लड़की की अलग से हो जाती है टेंशन कि दूसरी फैमिली में जाके एडजस्ट होना है,
उसका हस्बैंड उसको पता नहीं समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, उसको फैमिली का मेंबर समझा जाएगा कि नहीं, या फिर उसको ये फील करवाया जाएगा कि वो पराई लड़की है, पराए घर से आई है। क्योंकि जैसा कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, अपना घर कोई नहीं होता, तो वो अलग से टेंशन होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर बच्चे, फिर उनको बड़े करना, उनका करियर सेटअप करना, तो फिर वो ड्रीमी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे जो इमोशनल कनेक्शन है, रोमांटिक कनेक्शन है, वो सारा ख़त्म होने लगता है और बातें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तुम ये काम कर देना, मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, ऐसे कर लेंगे वैसे, सिर्फ काम की बातें होती हैं और इमोशनल कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने फिर ये सारी चीज़ें और बढ़ा दी, आग में घी का काम कर दिया, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में फिर बिजी हो गए। और फिर हम पहली जनरेशन हो गई जो फैमिली के साथ बैठ के भी फैमिली के पास नहीं होते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी अलग दुनिया बन चुकी है। भले ही एक रूम में बैठे हो, भले ही डाइनिंग टेबल पे साथ बैठे हो, लेकिन फिर भी सबका ध्यान अलग अलग जगह होता है, कुछ का अपने फ़ोन पे, कुछ का टीवी पे। और इसी के चलते फिर हम वर्चुअल दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं और रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। इंडियन फैमिलीज़ में प्यार की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा, कोई भी रिश्ता हो आपका, मतलब हर कोई प्यार करता है, लेकिन कई बार एक्सपेक्टेशंस प्यार से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि फिर इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देती। और फिर जब किसी को लगता है कि उसे सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स के कारण ही एक्सेप्ट किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जाएगा, तो फिर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी अपने ही लोगों से छिपाना शुरू कर देते हैं। उनके सामने फिर एक फेक पर्सनैलिटी रह जाती है कि ताकि सामने वाले उनके अपने ही उन पे कोई क्वेश्चन ना उठाए। और जहाँ एक्सेप्टेंस कम होती है वहाँ फिर अकेलापन बढ़ जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन फैमिलीज़ में प्यार कम हो गया है? मुझे नहीं लगता। प्यार है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई? कम्युनिकेशन की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी। प्रॉब्लम यह है कि हम सब समझाना चाहते हैं, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। और बल्कि समझने की ज़रूरत सबको है, चाहे वो पुरानी जनरेशन हो गई, नई जनरेशन हो गई या नेक्स्ट जनरेशन हो गई। समझने की ज़रूरत सबको है, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंसेस, हर किसी की जर्नी अलग है। तो सबको उन चीज़ों का मिल के कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक दूसरे को ना समझ या कम समझ का साबित करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम एक दूसरे की अच्छी बातों को, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। और आज के वर्ल्ड में हमें अच्छे से जीने के लिए क्या चाहिए, हम उस चीज़ को अपना सकें। हो सकता है शायद आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान हो जो बाहर से तो नॉर्मल दिखता हो, बाहर से सबको हंसाने की कोशिश भी करता हो, लेकिन अंदर से खुद लोनली फील करता हो। ये आपके कोई भी हो सकता है, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर खुद आप भी हो सकते हो। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपकी फैमिली में आपको लगता है या नहीं भी लगता है, फिर भी सबसे बातचीत करने की कोशिश करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। भले ही आप उस चीज़ से एग्री करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, ये जानने की कोशिश करें, बिना उनको जज करें। क्योंकि अगर आप उनको जजमेंट पास करोगे तो वो फिर आपको क्या, किसी और को भी अपने दिल की बात नहीं बता पाएंगे और खुद ही अंदर उस चीज़ को सहते रहेंगे और इमोशनली ड्रेन होते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आज के ज़माने में अकेलापन एक रियल प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ ही ये बताएं कि आपके हिसाब से इंडियन फैमिलीज़ में सब लोगों के होते हुए भी अकेलेपन की रियल वजह क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।